सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 का जो एग्जाम आपका हुआ था उसके एरर डिटेक्शन के सारे सवाल। हम ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल के सारे एरर इंप्रूवमेंट और फिलर्स आपको करा चुके हैं। क्लोज टेस्ट में रैंकर्स गुरुकुल पे आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर जो भी पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं जल्द एक मैराथन के थ्रू रैंकर्स गुरुकुल पर कराने वाला हूँ आपको। साथ ही साथ में एक 12 घंटे की वीडियो में आपको रिवीजन करा दी था कंप्लीट, और वोकैबुलरी के इन तीनों ही एग्जाम्स के सीपीओ सीएचएसएल और फेज 12 ये 6 तारीख की हमारी एक मैराथन आने वाली है उसमें करा देंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी पहले एरर की वीडियो आएगी, कल आपकी इंप्रूवमेंट की वीडियो आ जाएगी और फिर अगले दिन आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की आ जाएगी। उसी प्रकार से फिर फेज 12 के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तुरंत अभी के अभी भाई मेरे, क्योंकि आपको बहुत जबरदस्त तरीके से रेगुलर बेसिस पे सॉलिड कंटेंट मिलने लगा है, मिल रहा है। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की, और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर बता दूं कि अगर आप सीजीएल का पेपर देने वाले हैं इस बार, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक 12 घंटे की मैराथन क्लास मैंने ली है जिसमें कंप्लीट इंग्लिश को एक सिंगल वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है। आप ये वीडियो जरूर देखें ताकि अगर आप जो भी आगामी परीक्षा देने वाले हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए आज का ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से ही पहले बता दूं, अगर ये वाली जो वीडियो आपने देखी थी अभी मैंने दिखाया था थंबनेल, अगर उस वीडियो से रिलेटेड आपको बुक चाहिए तो हमारी एक बहुत छोटी सी बुक आती है पॉकेट रॉकेट। मेरे भाई पॉकेट साइज बुक है, बुक लॉन्च हो चुकी है, अवेलेबल है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। आप जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बहुत कम कम रूल्स के अंदर आप कंप्लीट इंग्लिश को कवर कर सकते हो। चंद घंटों में इस पूरी की पूरी बुक को आप पढ़ सकते हो और कंप्लीट इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका शुरू करेंगे, उससे पहले ये डिटेलिंग आपकी दे रखी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गेव अस। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कि क्या होगा करेक्ट आंसर। वी वर ग्रेटफुल, भाई ग्रेटफुल का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लेकर कृतज्ञ होते हैं। तो ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे रखा है आगे, और दे गेव अस, दे गेव अस का मतलब है ये एक रिलेटिव क्लॉज है। यहाँ पे दैट जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हमने हाइड कर रखा है, छिपा रखा है। अक्सर करके जब हम किसी नाउन का पोस्ट मॉडिफिकेशन करते हैं रिलेटिव क्लॉज से, तो वो नाउन आपका डेफिनिट हो जाता है। अगर वो नाउन डेफिनिट हो जाता है तो ऐसे केस में आर्टिकल ए का नहीं द का प्रयोग किया जाता है। हम उस बुक के लिए ग्रेटफुल हैं जो कि उन्होंने हमें। तो एक डेफिनिट किताब की बात कर रहे हैं, डेफिनिट है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि आपका आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ना कि ए का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कैन वी गो विजिट अ स्टैच्यू। कैन हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, गो आपका क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया। अब मेन वर्ब के आगे डायरेक्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, गो के बाद में आपको क्या लिखना चाहिए, टू प्लस बी वन आप लिख सकते हैं। सो कैन वी गो टू विजिट अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं होगा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखते हैं हम। एक डेफिनेट स्टैच्यू की हम बात कर रहे हैं। तो आपके दोनों एरर इसी पार्ट में है, यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑन आवर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स। सो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस में जो आपका लगा रखा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसकी ट्रिप की बात, मतलब उसको विजिट करने की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है, लेकिन उसके साथ आर्टिकल आता है, क्यों कि इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे देश जिनके एब्रीविएशंस बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा आपका एक नीदरलैंड्स होता है, इनके नाम के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग हमें करना चाहिए। आगे देखेंगे, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज सी हैज अ जेनरस नेचर। मैं समझ रहा हूँ कि आप उसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसका नेचर जो है जेनरस है। अब आपको पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंड करना आपकी एक स्टेटिव वर्ब होती है, और स्टेटिव वर्ब को हम कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। सो आई एम अंडरस्टैंडिंग की जगह पे आई अंडरस्टैंड, ये आपकी स्टेट को बताता है, स्टेटिव वर्ब है। कहाँ से मिलेंगी ये सारी स्टेटिव वर्ब वगैरह, तो पॉकेट रॉकेट ले लो या इंग्लिश रामबाण ले लो। बड़े डिटेल्ड तरीके से इंग्लिश रामबाण में कवर किया गया है, और बड़े कंसाइज तरीके से पॉकेट रॉकेट में दिया गया है। तो आप दोनों में से कोई भी किताब ले सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे तो देखो ये आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या करा है, हर पार्ट को, पूरे सेंटेंस को मार्क नहीं करा है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक के पार्ट्स को इसने ब्रेक कर रखा है। तो देखेंगे, सिंस हिज सन हैज नॉट येट कंप्लीटेड, येट आ रखा है तो हैज प्लस V3 आपका परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र उसकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम यहाँ से आसानी से कह सकते हैं सेंटेंस आपका किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। ही वॉज रिलक्टेंट, तो वॉज रिलक्टेंट आपका गलत हो जाएगा, ए जाएगा। आप कुछ कहोगे सर क्या हैज की जगह पे हैड नहीं कर सकते हैं, वॉज को देख के कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखोगे तो इस पार्ट में करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया है। एसएससी ने सिर्फ वॉज वाला जो पार्ट है उसमें करेक्शन का ऑप्शन दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ही इज रिलक्टेंट टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक। तो वो रिलक्टेंट था, यानी कि हिचकिचा रहा था अपने सन की डिमांड्स को फुल करने में। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है व्हेन ही रिजाइंड। देखते ही पता चल जाएगा बात किसकी चल रही है, पास्ट की। ठीक है, द कंपनी ऑफर्ड हिम अ ह्यूज सम ऑफ मनी बट ही रिफ्यूज टू एग्री टू इट। जैसे देखोगे सेंटेंस को, व्हेन कंजंक्शन है, ही आपका सब्जेक्ट है, रिजाइंड आपकी वर्ब है, यहाँ कोई एरर नहीं है। द कंपनी ऑफर्ड, कंपनी ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, किसको ऑफर किया, उसको। और क्या ऑफर किया, अ ह्यूज सम ऑफ मनी, यानी कि यहाँ भी सेंटेंस एकदम सही लग रहा है, सेंटेंस ये भी पास्ट में है। ठीक है, सो द कंपनी सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्ड आपकी वर्ब हो गई, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया इनडायरेक्ट, और ह्यूज सम ऑफ मनी आपका ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट। यानी कि कंपनी ने रेजिग्नेशन के टाइम पे उसको ऑफर किया एक बड़ा अमाउंट, बट लेकिन ही सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड आपकी वर्ब है। अब आप कहोगे सर पर भी आपका पास्ट चल रहा था, तो ये भी पास्ट में रिफ्यूज है। रिफ्यूज के साथ में इन्फिनिटिव आता है, ये भी आपका सही है। डिनाई के साथ में आपका gerund आता है, रिफ्यूज के साथ में इन्फिनिटिव आता है। रिफ्यूज करने का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करने से मना कर देना, सही बात है। ठीक है, सो ही रिफ्यूज्ड टू एग्री टू इट। जैसे ही आप देखते हो, अब देखो एग्री का मतलब होता है सहमत होना, अब एग्री टू इट का मतलब होता है से यस टू समथिंग। ठीक है, लाइक किसी ने कोई प्रपोजल दिया, उसको यस बोल देना। अब अगर टू एग्री और रिफ्यूज की हम बात करें, या तो आप सिंपल क्या करो, इस सेंटेंस को ही रिफ्यूज्ड टू इट लिख दो, या फिर ही रिफ्यूज्ड इट लिखो, टू इट भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही रिफ्यूज्ड इट, लेकिन उसने उससे मना कर दिया। अगर आप एग्री को लिखना ही चाहते हैं तो एग्री का मतलब एक्सेप्ट भी हो जाता है, उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसका मतलब उसने रिफ्यूज कर दिया। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर रिफ्यूज वर्ब आपने यूज कर रखी है तो एग्री को ना भी लिखें तो भी आपका काम चल सकता था, आप सिंपल लिख सकते थे ही रिफ्यूज्ड इट, पहली चीज। दूसरा आपका करेक्शन क्या हो सकता है कि सिंपल एक एग्री का मीनिंग और होता है। देखो एग्री एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशंस आपके पॉसिबल होते हैं। पहला जो एक प्रेपोजिशन है जो सबसे कॉमनली आता है, एग्री विथ समबडी, एग्री विथ समबडी या एग्री विथ समबडीज ओपिनियन। ठीक है, तो हम ऐसे केस में विथ लगा देते हैं। दूसरा जो आपका वर्ड होता है दैट इज एग्री टू समथिंग। एग्री टू समथिंग का मतलब होता है किसी के प्रपोजल वगैरह पे यस बोलना। सो आई एग्रीड टू हिज प्लान, कह सकते हैं उसके प्लान को मैंने यस बोल दिया। ठीक है, इसके अलावा एक होता है एग्री ऑन समथिंग, एग्री ऑन का प्रयोग करते हैं किसी टॉपिक ऑफ डिस्कशन के लिए। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एग्री आपका ट्रांजिटिव वर्ब के तरीके से भी काम कर सकता है, और एग्री समथिंग का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कहोगे कि सर वही सेंस देना चाह रहा है, सो ही रिफ्यूज्ड, उसने रिफ्यूज कर दिया। क्या रिफ्यूज कर दिया, उस मनी को स्वीकार करने से, एक्सेप्ट करने से। एक्सेप्ट का सेंस है, तो अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना होगा तो आपका बेहतर सेंटेंस होगा। तो या तो आप सिंपल लिखिए ही रिफ्यूज टू एग्री इट, या फिर ही रिफ्यूज्ड इट, आपका और भी बेहतर सेंटेंस होगा। यानी कि अगर आप टू एग्री टू को हटा भी देते तो भी तो सेंटेंस आपका वही मीनिंग देता कि ही रिफ्यूज्ड इट, उसने मना कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरीके से सही किया जा सकता है, बाकी पार्ट इसमें ही एरर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, मिस्टर प्रभाकर वॉज फर्स्ट मैन टू अचीव द, मतलब सॉरी नॉट अचीव, टू अराइव एट द वेन्यू। जैसे आपने देखा मिस्टर प्रभाकर वॉज फर्स्ट मैन, भाई फर्स्ट आपका क्या है, ऑर्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल नंबर के साथ में हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग कर लेना चाहिए। वॉज द फर्स्ट मैन, आप आसानी से कह सकते हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, मिस्टर गोमती, सॉरी मिसेस गोमती वॉज दैट टायर्ड एंड वीक दैट सी। अब भाई देखो सो और दैट का पेयर बनता है, ना कि दैट का, इसीलिए सो टायर्ड एंड वीक लिखेंगे, ना कि दैट टायर्ड। बाकी यहाँ पे अगर डायरेक्शन पे ध्यान दोगे तो लिख भी रखा है कि जो एडवर्बियल यूसेज में एरर है वो बताएं। अब एडवर्ब तो यहाँ पे यही है, यही एडवर्ब है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, वी वर ड्राइविंग होम व्हेन सडनली अ डियर रन्स अक्रॉस द रोड। जैसे भी देखा वी वर ड्राइविंग होम, पास्ट की बात है, अगर पास्ट की बात है तो रन्स अक्रॉस का नहीं, रैन अक्रॉस का प्रयोग आपको करना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका आएगा। कौन सा एरर हो जाएगा, ए पार्ट। आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, ऑल्दो देयर इज नो प्रूवन डाटा। जैसे देखा देयर इज है, यानी कि प्रेजेंट में बात चल रही है, ऑल्दो आपका कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एस्टिमेट। अब जैसे देखा कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, द सेंटर आपका सब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉलिसी रिसर्च। सेंटर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगल यूनिट है, सिंगल सिंगल अगर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है एस्टिमेट आपकी जो है सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए,
और एस्टिमेट को प्रेजेंट में सिंगुलर फॉर्म में एस्टिमेट्स लिखेंगे, इसीलिए आप कह दोगे सर इसी पार्ट में एरर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, His energetic attitude showed that he had soundly slept the previous night। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे, हिज एनर्जेटिक एटीट्यूड आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सोड आपकी क्या है, वर्ब है, उसने ये दिखाया, क्या दिखाया, तो दैट कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, स्लेप्ट आपकी मेन वर्ब है, साउंडली आपका एडवर्ब है, द प्रीवियस नाइट आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब आपको एक बात मैंने बताई हुई है पहले भी, आपका जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, ना कि उससे पहले, पहली चीज। दूसरा, अगर आपके एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम एक साथ आ रखे हो तो एमपीटी का प्रयोग करते हैं, नहीं मैनर प्लेस टाइम। अब यहाँ पे मैनर भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, तो पहले मैनर आएगा फिर टाइम आएगा, यानी कि जो स्लैप्ट वर्ब है वो इस साउंडली से पहले लिखी जाएगी, और यहाँ पे एडवर्ब की पोजीशन को लेके एरर था, और ये मैं बड़े डिटेल में वीओडी बैच में भी पढ़ाता हूँ, हमारी पॉकेट रॉकेट में भी डिटेल में दिया हुआ है, और साथ ही साथ में हमारी इंग्लिश रामबाण में भी बड़े अच्छे से दिया है। हमारी जितनी भी बुक्स हैं, हमारा बैच है भाई, एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, वो अप टू डेट है। आजकल एग्जाम के पैटर्न में क्या चल रहा है, कैसी चीजें आ रही हैं, वो आपको वहां पे जानने को मिलेंगी, क्योंकि हम एग्जाम के पैटर्न पे ही बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका साउंडली स्लेप्ट में एरर है, स्लेप्ट पहले आएगा और साउंडली बाद में। इट इज अ चीप रीजनेबली रेस्टोरेंट इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन वेयर यू कैन ईट डिलीशियस फूड। तो देखो, जैसे ही आप देखते हैं, चीप आपका एडजेक्टिव है, रीजनेबली आपका एडवर्ब है, पहले आपका एडवर्ब लिखा जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, आर्टिकल आता है, यानी कि चीप जो है आपका इधर लिखा जाएगा, और ये रीजनेबली आपका पहले लिखा जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज अ रीजनेबली चीप रेस्टोरेंट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मिस्टर वीनू हैज नेवर स्लेप्ट इन अ इलिगो। जैसे इग्लू, इग्लू नॉट इग्लू, तो जैसे देखा इग्लू दे रखा है, इग्लू का साउंड तो वॉवल है, अगर वॉवल साउंड है तो एन लिखेंगे, ना कि ए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द आर्ट स्टोरी। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को ये भी लग सकता है, क्या सर नेवर के साथ में परफेक्ट टेंस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत की बात। नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, इनके साथ में इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ में परफेक्ट टेंस भी आसानी से आ जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द आर्ट हिस्टोरियन आर्ग्यूड दैट द पेंटिंग्स वैल्यू हैज बीन ग्रेटली। यहाँ से सेंटेंस को जैसे देखा, आर्ग्यूड अगर है तो आपका सेंटेंस किसमें है, आप कह दोगे सर ये तो पास्ट की बात कर रहा है। अगर पास्ट की चल रही है ना मेरे भाई, तो ऐसे सेंटेंस में आप आसानी से ये कह सकते हो कि आगे का सेंटेंस भी पास्ट में चलेगा। तो द आर्ग्यूड दैट द पेंटिंग्स वैल्यू हैज बीन ग्रेटली अंडरएस्टिमेटेड, हैज आ रखा है यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि इसको प्रेजेंट करना चाहिए, इसको पास्ट, आगे पता चल जाएगा। दैट इट्स यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक डिजर्व्ड, डिजर्व्ड को देखिए पास्ट पता चल रहा है, यानी कि ये भी किस माना चाहिए, पास्ट माना चाहिए। या तो आप ज्यादा दिमाग बिना लगाए क्या कर दो, यहाँ पे हेड कर दो, बाकी यहाँ पे अगर हेड बीन की जगह पे आप वॉज कर दोगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। तो या तो हेड बीन करो या फिर आप वॉज करो, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। हेड बीन परफेक्ट टेंस में ले जाएगा इसको, और वॉज आपका इंडेफिनिट टेंस में, दोनों आपके चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। बाकी हैज गलत है, ये सिंपल सी बात है। माई नेबर्स वर सीरियस इंजर्ड इन द कार एक्सीडेंट। फिर भाई जैसे देखा, माई नेबर सब्जेक्ट है, वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इंजर्ड आपका ना एडजेक्टिव है, तो वर आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है आपका ये सीरियस एडवर्ब होना चाहिए, और यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है, इसीलिए सीरियसली लिख देंगे सीरियस की जगह पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे, आई एम वर्किंग विथ हिम सिंस 2002। जैसे देखा सिंस आ गया, सिंस हो या फॉर हो, आपको कितनी बारी बात बताई गई है, इनके साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है। आई एम वर्किंग की जगह पे आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मिस्टर राघव ब्रशेज हिज टीथ 4 टाइम्स द डे। भाई 4 टाइम्स अ डे आपका लिखा जाता है, ना कि द डे। जब भी हमें किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बतानी होती है या किसी चीज का ना रेट बताना होता है, तो हम कह सकते हैं 20 रुपीज अ किलो, 10 डेज अ मंथ, 2 डेज अ वीक, 10 आवर्स अ डे, इस तरीके के फ्रेजेस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मिस मालाथी इज लिविंग लोनली इन एन अपार्टमेंट। जैसे आप इस सेंटेंस को देखते हो, तो मिस मालाथी इज सब्जेक्ट है, इज आपकी लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग आपकी मेन वर्ब है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो लोनली होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है। लोनली का मतलब होता है अकेला, मैं कितना लोनली, लोनली वो आपने गाना तो सुनाइए, तो इसी के हिसाब से कह सकते हैं मैं कितना लोनली, यानी कि एक आदमी की स्टेट को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है। इसका मतलब है कि आप आसानी से कह सकते हो कि सर ये तो आपका कॉन्टिन्यू, सॉरी,
एडजेक्टिव है। अगर सर ये एक एडजेक्टिव है तो ऐसे केस में आपको ये देखिए कि जरूरत किस चीज की है। मिस मालती इज लिविंग हाउ, कैसे रह रही है। एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए। इन एन अपार्टमेंट आपका प्लेस को बता रहा है, और मैनर को बताने के लिए आपको क्या चाहिए, एडवर्ब। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एलोन वर्ड होता है ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तरीके से यूज किया जा सकता है। ये एडवर्ब भी हो सकता है, ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो हमें क्योंकि एडवर्ब की जरूरत है इसीलिए एलोन वर्ड का यूज कर लेंगे। लोनली में आपका एरर आ जाएगा, लोनली की जगह पे एलोन का यूज किया। तो लोनली सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मेरे भाई, आपका एडजेक्टिव होता है, ना कि एडवर्ब। और हमें यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, फॉर द पास्ट 3 years, यानी कि पिछले 3 साल की बात कर रहे हैं, माई अंकल इज अवे फ्रॉम होम। भाई सिंस और फॉर अगर आ गया आपका तो ऐसे केस में आपको सिंपल टेंस नहीं परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, तो इस की जगह पे हैज बीन का प्रयोग आपको करना है। हैज बीन अवे फ्रॉम होम, यानी पिछले 3 साल से मेरे अंकल जो हैं वो घर से दूर हैं। इसका मतलब है कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, बाय द टाइम आई रीचिंग। भाई आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म लगाना पाप कहा गया है शास्त्रों में, है ना। आप इसको गलत मान लेंगे। अब इसमें को फिर सही कैसे करेंगे, तो जैसे आपने देखा द ट्रेन हैड डिपार्टेड, यानी कि परफेक्ट टेंस आ रखा है उस क्लॉज में। अगर नॉर्मल मेन क्लॉज में परफेक्ट टेंस है तो बाय द टाइम क्लॉज वाली में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आता है, तो आई रीचिंग की जगह पे आई रीच्ड का प्रयोग आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक बात है सर, बाय द टाइम, तो ये आपका आई रीच्ड यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मिस्टर थॉमस इज गोइंग टू बाई हॉर्स। तो मिस्टर थॉमस सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, इज गोइंग टू बेसिकली आपका विल का काम करता है, विल बाई। और क्या खरीदेंगे, घोड़ा। हॉर्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के प्रयोग नहीं किया जा सकते, इसीलिए अ हॉर्स आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है सर यहाँ पे बाई के बाद में ए लगा दें तो, फिर भाई ए किसके लिए आया है, बाई के लिए या हॉर्स के लिए। आप कहोगे सर हॉर्स के लिए, हॉर्स वाले पार्ट में उसको ऐड करेंगे, ना कि उसमें। पता नहीं एसएससी बड़ा मिस्टर वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, मिस्टर मिसेज मिस ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो, माई फादर इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे। भाई कंपैरेटिवली हो या रिलेटिवली हो, इनके साथ में हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कंपैरेटिवली के साथ बेटर नहीं आएगा। अब आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, कंपैरेटिवली गुड कर देंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कंपैरेटिवली गुड भी गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे ये क्यों गलत हो गया, भाई क्योंकि यहाँ पे वेल शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, यहाँ पे हेल्थ का सेंस है। अगर आप आके ये कहो किसी से कि आज मेरे पिताजी बेहतर हैं, बेहतर हैं तो क्या बेहतर इंसान है, क्या देखने में अच्छे लग रहे हैं, नहीं। आज बेहतर है इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज उनका स्वास्थ्य ठीक है, कल बीमार थे लेकिन आज ठीक है। सो बीमार के सेंस में ध्यान देंगे, ये जो आपका एक एडजेक्टिव होता है गुड, गुड भी एडजेक्टिव है, और आपका वेल आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। वेल आपका एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। जब वेल आपका एडजेक्टिव होता है तो ये बेसिकली रेफर करता है किसको, वेल अगर आपका एडजेक्टिव है तो ये रेफर करता है हेल्थ को। ठीक है, और गुड जब एडजेक्टिव होता है तो ये बताता है किसी व्यक्ति के व्यवहार को बता सकता है, आपके कैरेक्टर को बता सकता है, एटीट्यूड को बता सकता है, इन सब चीजों को, यानी किसी व्यक्ति के बारे में। और जब ये एडवर्ब होता है तो ये बेसिकली इसी की एडवर्ब फॉर्म होती है, यानी गुड यानी अच्छा, और अच्छे तरीके से यानी कि वेल। लेकिन अगर हेल्थ का सेंस होगा तो गुड को एडजेक्टिव के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे भाई, उसके कैरेक्टर अच्छा हो गया, उसका एटीट्यूड अच्छा है, हम कह रहे हैं कि उसकी हेल्थ ठीक है। हेल्थ का सेंस है इसीलिए गुड नहीं वेल का प्रयोग यहाँ पे किया जाना चाहिए। सो माई फादर इज कंपैरेटिवली वेल टुडे। अब वेल और गुड दोनों की ही कंपैरेटिव डिग्री आपकी क्या होती है, बेटर होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या कंपैरेटिवली को नहीं हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माई फादर इज बेटर टुडे कहना भी ठीक होगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड। देखो ये सारी चीजें ना कंपैरेटिवली रिलेटिवली और ये सब आपकी बहुत छोटी सी किताब है बेशक, लेकिन इस किताब में अच्छे से दी गई है ये सब चीजें भी। तो रिवीजन अगर करना है पेपर से जस्ट पहले अभी मंगा लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। ठीक है, आगे देखेंगे, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर द एबोमिनिएबल सोमैन हाई अप इन द माउंटेन्स इन द हिमालयाज। लास्ट नाइट को देखते ही समझ आ जाएगा पास्ट की बात है, तो ड्रीम्ड आपकी पास्ट की सेकंड फॉर्म हो गई। दैट आई एम नहीं होगा मेरे भाई, आई वॉज आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि आई एम। आई एम तो प्रेजेंट को दिखा रहा है, वॉज की बात करनी पड़ेगी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला, व्हेन माय फादर विल कम, जब मेरे फादर आएंगे। अब आपको पता ही है कि टाइम की क्लॉज हो या कंडीशन की क्लॉज, तो विल या सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, व्हेन माय फादर कम्स लिखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आई विल मेक श्योर, मैं ये श्योर करूंगा दैट आई डिस्कस द पॉसिबिलिटीज, कि मैं पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करूँ। और आप में से कुछ बच्चों को लगेगा आई विल डिस्कस होना चाहिए,
मेरे भाई जनरली अगर आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल लगाना है तो मेन क्लॉज में नॉर्मल टेंस लगाओ। अगर मेन क्लॉज में शैल विल लगा दिया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट क्लॉज में आपको जनरली प्रेजेंट का टेंस लगा देना चाहिए, वो सही चल जाएगा। सो आई डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ न्यू बिजनेस वेंचर विथ हिम। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सोल्जर्स इन द इंडियन आर्मी फोर्सेस आर ट्रेन्ड नेवर टू फाइट कावर्डली। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि एसएससी ने इसका आंसर ना गलत दिया था, बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछा भी था ये क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए और एसएससी ने क्या दिया। देखो, सोल्जर्स आपका सब्जेक्ट है, इन आपका बेसिकली प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आर आपकी वर्ब है, सोल्जर के हिसाब से आर वर्ब एकदम सही है। आर के बाद में ट्रेंड आ गया, उनको ट्रेन किया जाता है। आर ट्रेंड इसलिए सही है क्योंकि आपका प्रेजेंट का टेंस है, इंडेफिनिट उसका पैसिव बनाया है। इंडियन आर्मी में सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है, किया जाता है यानी कि ताहे आगे इंडेफिनिट टेंस, उसकी पैसिव फॉर्म आ गई आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कैसे ट्रेन किया जाता है? नेवर टू फाइट कावर्डली। अब आपको ये समझना है, ये जो नेवर है, देखो इस ट्रेन वर्ब के लिए भी आ सकता है, अगर इस ट्रेन के लिए आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस फाइट वर्ब के लिए भी आ सकता है, फाइट के लिए आएगा तो टू से पहले आएगा। ये हम हमेशा पढ़ते हैं कि नेगेटिव एडवर्ब का प्रयोग टू प्लस वी वन के बीच में नहीं किया जाता है। ये रामबाण बुक में हमने अच्छे से लिखा हुआ है कि कौन से एडवर्ब्स हैं जिनको हम टू प्लस वी वन के बीच में यूज नहीं करते और कब कब आ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छे से दी गई हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे टू के पहले नेवर लगा रखा है, यानी कि नेवर किसके लिए आया? फाइट के लिए। यानी कि इंडियन आर्मी में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी भी आपको डरपोक के तरीके से नहीं लड़ना है। तो पहला आप कह सकते हैं कि सर नेवर पोजीशन सही है। अगर नेवर को मैं यहाँ पे लगा देता तो इसका मतलब होता है इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कभी भी ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है टू फाइट कावर्डली। तो अगर यहाँ पे नेवर लगा दिया तो ट्रेनिंग नहीं दी जाने का सेंस है। नेवर अगर फाइट ट्रेंड के बाद में लगाया तो इसका सेंस आ रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ट्रेनिंग दी जाती है? कि कभी आपको डरपोक के तरीके से नहीं लड़ना है। आप कह सकते हैं कि सर नेवर तो यहाँ पे सही है, नेवर सही है, तो टू आ गया, टू के बाद में वी वन आ गया और आगे कावर्डली दे दिया। टू फाइट हाउ, हाउ का रिप्लाई आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा रखा है? कावर्डली लगा रखा है। कावर्डली तो एक एडजेक्टिव होता है, कावर्ड नाउन होता है लेकिन कावर्डली एडजेक्टिव हो जाता है। अब ऐसे केस में आपको एडवर्ब की जरूरत है, तो इन अ कावर्डली मैनर लिखना आपका करेक्ट एडवर्ब हो। इसका करेक्ट आंसर तो यही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एसएससी ने आंसर जो है वो सी वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आंसर मार्क किया था, जो कि गलत है। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिक भी दे दिया कि क्यों सही है क्यों गलत है, क्या सही हो सकता है। एसएससी ने शायद यही सोचा होगा कि नेवर का प्रयोग ट्रेंड के पहले कर लेना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले आए, वो बाद में भी आ सकता है क्योंकि सेम सेंस है लगभग दोनों ही बातों का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं जो कि उस वाले आंसर को जस्टिफाई करें, लेकिन वो गलत चीज है, या कुछ वेबसाइट हो सकते हैं जो एसएससी के आंसर को जस्टिफाई करें। बट यार मेरा काम है आपको सही नॉलेज देना, सही चीजें आप तक पहुंचाना। एसएससी अगर गलत है तो मैं तो भाई खुल के कहूंगा कि एसएससी गलत है। आ जाइए, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द पीपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, जम्मू एंड कश्मीर उसका ऑब्जेक्ट है। तो पीपल आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगी, इसीलिए हैज की जगह पे हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। हैव एम्फेसाइज्ड, उन्होंने एम्फेसाइज किया है एंड अप्रिशिएट किया है ट्रांसपेरेंसी को। आसानी से कह सकते हो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, हिमालयाज इंक्लूड द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड फीड ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ्स पॉपुलेशन। कहा गया कि हिमालयाज में इंक्लूड है। देखो सबसे पहली बात, हिमालयाज आपका क्या है? माउंटेन रेंज है, और हमने अपनी बुक में भी लिख रखा है, कावर्डली वाला कॉन्सेप्ट भी था इस छोटी सी किताब में ना, ये सब कॉन्सेप्ट है। और ये माउंटेन पीक वाला कॉन्सेप्ट भी है कि माउंटेन पीक के साथ में तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन माउंटेन रेंज के साथ आर्टिकल आता है, और हिमालय आपके माउंटेन रेंज है, इसीलिए द हिमालयाज लिखना होगा, ना कि हिमालयाज। हिमालयस प्लूरल के तरीके से ट्रीट करा जाता है, इसीलिए इंक्लूड जो लिख रखा है वो एकदम सही है। और क्या इंक्लूड करता है? दी हाईएस्ट माउंटेन्स, जो दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उनको, और फीड करता है ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन। कौन से ऑप्शन में आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मिस्टर सुकेश एंड हिज फैमिली एट द फूड ग्रीडी। देखो वैसे तो यहाँ पे दे ही रखा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एडवर्बियल यूसेज एरर। एडवर्ब तो एक ही जगह पे है, तो आप आसानी से आंसर ही मार्क कर सकते थे, एसएससी ने इसको आसान कर दिया आपके लिए। इसी पार्ट में एरर है और तो कहीं है नहीं, नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आसानी से मार्क हो जाता है। लेकिन मिस्टर सुकेश आपका सब्जेक्ट है, एंड इज फैमिली भी आपका सब्जेक्ट ही है, एंड से जोड़ रखा है। एट आपकी वर्ब है, और क्या एट किया उन्होंने? द फूड। हाउ, कैसे एट किया? तो आप कहोगे देखो, ग्रीड आपका नाउन होता है, ग्रीडी आपका एडजेक्टिव होता है, और आपका जो एडवर्ब होता है दैट इज ग्रीडीली। एडवर्ब क्या होता है मेरे भाई? ग्रीडीली।
ठीक है, सो ग्रीडीली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, रमेश लिक्ड हनी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। जैसे ही आप देखोगे तो रमेश ने क्या, लिक करने का मतलब होता है किसी चीज को ना ऐसे चाटना, उसने हनी को चाटा यानी कि शहद को चाटा, एंड सेड और कहा दैट कि इट टेस्टेड, पास्ट की बात चले टेस्टेड सही है। अब टेस्ट आपका क्या है, हनी, हनी कुछ टेस्ट कर रहा है या हनी की स्टेट बता रहे हैं, आप कहोगे स्टेट बता रहे हैं, हनी कैसा था, मीठा था। अगर हनी की स्टेट बता रहे हैं, हनी के बारे में बता रहे हैं, तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर का नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, इसीलिए स्वीट लिखना चाहिए आपको, ना कि स्वीटली। ठीक है, तो स्वीट इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मिसेज रानी वर्क्स फॉर अ इंटरनेशनल स्कूल। भाई इंटरनेशनल में आई का साउंड है, ई का साउंड है, इसीलिए आर्टिकल एन आएगा ना कि ए, तो एक ही जगह पे एन का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट दी सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। आई सब्जेक्ट है, विल आपकी वर्ब है, विल के बाद में वर्ब बेस फॉर्म बी आ गई, बी के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, डूअर है, आईएनजी फॉर्म सही है एकदम। इनटू, आई आई विल बी ड्राइविंग इनटू टाउन, सही है, लेटर ऑन, टाउन के साथ में यहाँ पे आर्टिकल इन्होंने हटा रखा है, लेकिन वो तो चारों ही सेंटेंस में हटा रखा है और इनमें से गलत सिर्फ एक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। माइट के साथ में वी1 आपका सही है, कुड बी के साथ में वी1 आईएनजी आपका सही है, विल बी के साथ में वी1 आपका गलत हो जाएगा, बी वर्ब के साथ में कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कुड माइट विल सब सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला अगला आपका क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द कमिटी आर हियर टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस एंशिएंट बिल्डिंग। मोस्ट ऑफ द कमिटी का मतलब है भाई, हम एक कमिटी की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली उसके ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो किस लिए आए, डिसाइड करने आए एंशिएंट बिल्डिंग का फेट यानी कि भाग्य। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि देखो, आप में से ज्यादातर बच्चों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि मोस्ट ऑफ द कमिटी जैसे दे दिया तो आपको लगेगा कि भाई कमिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, और कमिटी में यहाँ पे डिवीजन है क्योंकि कमिटी के ज्यादातर हिस्से की बात कर रहे हैं, और डिवीजन है, स्प्लिट है, यानी कि आपका आर सही होगा। लेकिन ऐसे केस में मैंने आपको अपनी रामबाण बुक में लिखा भी है, हमारी रामबाण बुक को अगर हम इतना खास बताते हैं ना, उसका कारण सबसे बड़ा यही है। आप खुद से देखो, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमने लिखा है कि रिसेंट कुछ एग्जाम्स में हमने पूरा डाला है, पहले पहले कॉन्सेप्ट डाला है, रामबाण पेज नंबर 185 पे है, और इसके अलावा 186 पे ये बात लिखी गई है, रिसेंट कुछ एग्जाम्स में देखा गया है कि डिवीजन होने के बाद भी सिंगुलर वर्ब को सही माना जाता है। यानी कि डिवीजन बेशक हो, आजकल मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है कि आपका जब भी कोई भी आपकी कलेक्टिव नाउन आएगी, चाहे डिवीजन है या नहीं, सिंगुलर वर्ब को सही मान लो, ये आजकल मॉडर्न इंग्लिश कह रही है, और यही बात हमने अपने इंग्लिश रामबाण में, ये रामबाण का फोटो लेके लगाया हमने प्रॉपर, इसीलिए लगाया जिससे कि आपको पता चले कि जो आउटडेटेड किताबें आप अब तक पढ़ते आ रहे थे, पता नहीं कौन से वॉल्यूम आप पढ़ रहे थे, तो वॉल्यूम वॉल्यूम में कुछ नहीं, आउटडेटेड किताबें हैं, उनको अपडेट करने के लिए कोई बैठा नहीं है, उनको ये तक भी नहीं पता रहता है कि आजकल एग्जाम में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या सही माना जा रहा है। तो उन किताबों के भरोसे अगर रह जाओगे मेरे भाई, तो गलती कर जाओगे और ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स कटवा लोगे। आपको लेटेस्ट और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कसम खाई है आपके भाई ने। तो भाई इस क्वेश्चन को हमने पहले ही, देखो रामबाण तो सीपीओ के पेपर से पहले लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन को आप वहां से डील कर सकते थे। ये गड़बड़ एसएससी आगे नहीं करेगा, इन चीजों का ध्यान रखें, और आपसे ये गड़बड़ ना हो, इसीलिए मैंने रामबाण बनाई। सभी बच्चे रामबाण को अच्छे से पढ़ें, जबरदस्त तरीके से पढ़ें, बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छे से चीजों को कवर किया गया है। और देखो डिटेल में चीजों को पढ़ना है तो रामबाण, और अगर कम डिटेल में पढ़ना है तो मेरे भाई आपका इंग्लिश की पॉकेट रॉकेट फॉर्मूला वो बड़ी अच्छी किताब है। तो आप कह सकते हैं कमिटी के हिसाब से यहाँ पर आर का नहीं इसका प्रयोग किया जाएगा, कमिटी के हिसाब से आर की जगह पर इसका प्रयोग किया, ठीक है, तो ये दे रखा है। बाकी ये सब चीजें मैं वीओडी बैच में भी डिस्कस करता हूँ कि डिवीजन होने के बाद में भी सिंगुलर वर्ब आती है, तो वीओडी बैच या लाइव बैच भी आप डिस्कस देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला भाई आपका क्वेश्चन है, व्हेन रामू वाज वर्किंग एज अ क्लर्क ही आस्क्ड मी मनी। देखो भाई, व्हेन आपका कंजंक्शन है, रामू सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग मेन वर्ब है। वर्क करना एक टाइम टेकिंग एक्शन हो सकता है, यानी कि कंटीन्यूअस टेंस आपका सही है, रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आपका सही है। कैसे काम कर रहा था, एज अ क्लर्क, वर्क एज अ क्लर्क यानी क्लर्क के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट आ गया, आस्ट आपकी वर्ब आ गई, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मनी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या मनी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, आस्क्ड मनी नहीं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन आस्क सम क्वेरीज, लेकिन यू आस्क फॉर समथिंग। जब भी आस्क का मतलब होता है डिमांड, तो आस्क के साथ में ये ऑब्जेक्ट तो आ सकता है, लेकिन कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो फॉर का प्रयोग करें।
आस्क फॉर समथिंग, मैं उसने पैसा मांगा तो ही आस्क्ड मी फॉर मनी। तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो आस्क का मतलब डिमांड होता है, तो फॉर प्रेपोजिशन आएगी। देयर आर 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड इट इज रैंक्ड एज द 5th मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। देयर आपका क्या है? एडवर्ब होता है, ये सब्जेक्ट नहीं है। आर आपकी वर्ब है, इसका मतलब 4 ट्रिब्यूटरीज आपका सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आर एकदम करेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है गंगा। गंगा एक नदी का नाम है, किसी भी नदी के नाम के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्या लिख दिया यहाँ पे? देयर आर 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा एंड इट इज रैंक्ड, और उसको रैंक किया जाता है एज द 5th मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर। द सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर फेल ऑफ आफ्टर देयर फादर ब्रीथ्ड हिज लास्ट इन द विलेज। अब ये सेंटेंस आपको याद आना चाहिए। CHSL का सोल्यूशन जब मैं करा रहा था तो मैंने उस टाइम पे कराया हुआ है ये सोल्यूशन में, कि बेसिकली आपका जैसे कहा गया है कि जो सन है ओल्ड फार्मर के, वो आपस में क्या हो गया? फेल ऑफ। फेल ऑफ का मतलब तो गिरना होता है मेरे भाई। आपका जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होता है ना, वो होता है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा कर लेना, और फॉल आउट की ही सेकंड फॉर्म यहाँ पे आपको यूज करनी थी, जो कि हो जाती फेल आउट। फेल आउट आफ्टर देयर फादर ब्रीथ हिज लास्ट इन द विलेज। जब उसके पिताजी की डेथ हो गई तो उसने अपना लास्ट सांस ली, मतलब वो बेसिकली झगड़ा कर लिया आपस में। आई हैड डन माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम टू सी मी। अब जैसे ही आपने देखा, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड डन आपका करेक्ट मतलब ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा पास्ट का। माई कुकिंग, मेरी कुकिंग कर चुके थे। कुकिंग के लिए डू वर्ब को यूज करा जा सकता है, कोलोकेशन होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैन कंजंक्शन है, विष्णु आपका सब्जेक्ट है, केम आपकी वर्ब है, टू सी आपका ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटिव है। पर्पज बता रहा है विष्णु केम, भाई क्यों आया था? टू सी मी, इस तरीके से। अब आप कहोगे सर सही लग रहा है। आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है कि वैन इधर आया तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ऐसा नहीं है। वैन के साथ में हम पास्ट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट तीनों लगा सकते हैं। तीनों का सेंस समझना। अगर मैं ये लिखूं कि व्हेन आई हैड डन माई कुकिंग, मतलब सॉरी, आई हैड डन माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम टू सी मी, इसका मतलब हो जाएगा कि जब विष्णु मुझसे मिलने आया तो मैं अपनी कुकिंग कंप्लीट कर चुका था, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं आई वॉज डूइंग माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम टू सी मी, इसका मतलब है जब विष्णु आया तो उस टाइम पे मैं ये काम कर रहा था। और अगर मैं ऐसे लिख दूं आई डिड माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम टू सी मी, यानी पास्ट का इंडेफिनिट, इसका मतलब है एक्शन एक के बाद एक हुआ। पहले विष्णु आया, फिर मैंने अपनी कुकिंग को आगे किया, तो हम कह सकते हैं कि आई डिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर वही बनेगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका, हैड यू बीन वर्किंग रेगुलरली यू हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। अगर आप कर रहे होते काम, हैड यू बीन, हैड प्लस वर्ब की मतलब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, इसका पक्का मतलब ये है कि आपका ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा? थर्ड कंडीशनल, क्योंकि इफ वाले में इन्वर्जन लगा रखा है। तो इफ यू हैड बीन वर्किंग इसका करेक्ट मीनिंग है। अगर इफ के साथ में हैड प्लस V3 है तो इधर वुड हैव प्लस V3 आएगा, इसलिए यू वुड हैव कंप्लीटेड, यू वुड हैव कंप्लीटेड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, रवीना हैज मेड अप हर माइंड टू कैरिड मिनिमम लगेज विथ। देखो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये हमने बड़े अच्छे से रामबाण किताब में भी दिया है और आपकी पॉकेट रॉकेट में भी दिया है। तो टू कैरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे भाई। आगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे, CGL मेंस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा बैच है मेंस का। भाई बहुत सॉलिड कंटेंट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, और खतरनाक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेंस का बैच आज ही ज्वाइन करें, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। बाकी मेरे भाई ये हमारा मेंस का कॉम्बो है, और इस कॉम्बो में आपको सारे टीचर्स बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे डेडिकेशन के साथ में। जो बच्चे हमारी बुक्स चेकआउट करना चाहते हैं, हमारी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास की PDF और बाकी PDFs के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेने, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। मेरे भाई आपको साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल पर भी ये फाइल आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल में अच्छी खासी प्राइवेसी होती है, आपका नंबर किसी को दिखाई नहीं देगा। टेलीग्राम में एक बार को फिर भी लोग आपको मैसेज करके परेशान कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मतलब चैनल से कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। आपका नंबर इवन मुझे भी नहीं दिखेगा, जो कि मैं एडमिन हूँ। तो आज की इस वीडियो को हमें लगता है यहीं तक रखना चाहिए, और आगे अगली वीडियो आपकी आ जाएगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की CPO के, जो कि बहुत जल्द आएगी। बाकी तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।